हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज से हम लोग क्लास 11th आईएससी बोर्ड के लिए जो है वो इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं, है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो इस साल होगा पूरा हम लोग इकोनॉमिक्स और ये कॉमर्स दोनों हम लोग डिस्कस करके चलेंगे बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो आप लोग पूरे साल जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 11th में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने समझ लिया तो एक तरीके से आप लोगों के लिए 12th और भी आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो 11th वाला जो भी आईएससी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। हाफ ईयरली भी मेरे दिमाग में है, तो हाफ ईयरली भी जैसे लगभग लगभग स्कूल में हाफ ईयरली गर्मी छुट्टी के बाद होता है, तो गर्मी छुट्टी तक जो आधे सिलेबस है वो एक तरीके से आप लोगों को कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो कॉमर्स हो। ठीक है, तो शानदार तरीके से जुड़े रहिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को तो एक बार जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो, इकोनॉमिक्स से पहले आपको समझना है कि इकोनॉमी क्या होता है कि नहीं, क्योंकि इकोनॉमी के बारे में समझोगे तभी आपको इकोनॉमिक्स के बारे में समझ में आएगा, है कि नहीं। आपने 9th या फिर 10th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में, है कि नहीं। तो उन चीजों के ऊपर भी आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान होगा तो इकोनॉमी क्या है, एक ऐसा जगह है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी का मतलब कि जहां पर पैसा कमाने के लिए जो भी काम जो है वो किया जाता है उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों होता हो तो उस जगह को या फिर उस पूरे क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे इकोनॉमी। जैसे हमारे भारत के इकोनॉमी के अंदर जितने भी एक चीज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, सेम चीज जो है जो इकोनॉमी को पढ़ते हैं हम लोग वो इकोनॉमिक्स के थ्रू पढ़ते हैं, और वो दो तरीके से पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, है कि नहीं। तो ये भी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 12th में। ठीक है, तो इस पर ध्यान देकर चलना जरूरी है। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जो कि इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है भाई, एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या एक सोशल साइंस है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिखा हुआ भी है स्काइनॉमिक्स अकेडमी 10th 11th 12th, तो उस पर जाकर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल लीजिए या फिर अपने फोन पर सेव कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन के वांट्स को। जैसे इकोनॉमी क्या है, एक सोशल साइंस है जो कि क्या करता है, ह्यूमन के वांट्स को स्टडी करता है कि इंसान क्या चाहता है भाई। ठीक है, इन रिलेशन टू द स्कार्स रिसोर्सेज, कि जो भी रिसोर्सेज जो है जिसकी कमी है, मतलब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को पूरा किया जाता है भाई। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज को पूरा किया जाता है। ठीक है, हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस एंड देयर नेशनल एंड द रैशनल मैनेजमेंट इन सच अ मैनर दैट इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। तो इस तरीके से किया जाए ताकि जो मैनेजमेंट है वो रैशनल तरीके से हो पाए और इकोनॉमिक के लिए वेलफेयर का काम कर सके, तो उसको हम लोग एक तरीके से इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज कंसर्न, अगर बोला जाए इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है भाई, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज प्रोड्यूस किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंजम्पशन होता है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो अगर बोलेगा थ्री कंपोनेंट्स क्या होते हैं भाई इकोनॉमिक्स के, जनरली आपको देखने को मिलेगा जहां पर प्रोडक्शन हो रहा हो भाई। ठीक है, और क्या होता है, प्रोडक्शन करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों में, फिर लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वहां पर भी कंजम्पशन होता है, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विस है, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा हो या सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा हो, गुड्स या सर्विस का उनका प्रोडक्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर एक तरीके से कंजम्पशन होता है। तो इस तरीके से ताकि जो इकोनॉमी में वेलफेयर एक्टिविटीज सही तरीके से हो पाए और लोग अच्छे तरीके से अपने जीवन को चला सकें, तो इसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो 3 तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया। अब देखो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जो है वो अलग अलग जो इकोनॉमिक्स ने दिया है। सबसे पहला जो है वेल्थ डेफिनेशन दिया गया है, वो किसके द्वारा दिया गया भाई, आपको देखने को मिलेगा एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ के द्वारा क्या दिया गया, आपको वेल्थ के ऊपर डेफिनेशन की, इकोनॉमिक्स को हम लोग को डिफाइन करना चाहिए वेल्थ के हिसाब से। तो इन्होंने क्या बोला है कि इकोनॉमिक, ये किताब याद रखना है भाई, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द वेल्थ ऑफ द कंट्री एंड इट्स ग्रोथ। तो अपनी इन्होंने किताब में जो इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ द नेशन में डिस्क्राइब करा था, उसमें ये डिस्क्राइब करा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक इंक्वायरी है कि कितने भी फैक्टर्स जो भी हमारी इकोनॉमी में है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं भाई, जैसे बोला जाए लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है ना, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। तो ये सब सारे क्या है, फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि हमारे देश की वेल्थ कैसी होगी। तो इन्होंने एडम स्मिथ ने सीधा सीधी बात बोली कि
कि जो इकोनॉमी के पास वेल्थ ज्यादा अच्छा है वो इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि वेल्थ अगर ज्यादा हो रहा है तो एक तरीके से ग्रोथ भी आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज अगर बोला गया तो वेल्थ मीन्स मनी, कि पैसा इकोनॉमी में जितना ज्यादा है, वेल्थ का मतलब क्या हो गया, मनी। इकोनॉमी में पैसा जितना ज्यादा है वो इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करती है। इसका मतलब हम लोगों को इकोनॉमी में पैसा जो है उसको क्रिएट करने के बारे में सोचना चाहिए। बट बोला गया इन इकोनॉमिक्स टर्म्स, अगर बोला जाए वेल्थ रेफर्स टू द दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के टर्म पर बोला जाए तो वेल्थ वो चीज होता है जिससे एक तरीके से ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है कि नहीं, क्योंकि पैसा रहेगा आपके पास तो आप सामान वगैरह खरीद पाएंगे, तभी ह्यूमन का जो वांट्स है, जो इंसान की जो वांट्स है, जो इच्छा है वो पूरा हो सकती है। अगर इंसान का जो इच्छा है वो पूरा हो रहा है तो एक तरीके से वहाँ वेल्थ जनरेशन हो रहा है। तो ये एक तरीके से एडम स्मिथ ने बात बोली थी वेल्थ के हिसाब से। क्लियर। आगे आते हैं। अब इनका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी था, जो गुण है वो भी देख के चलना, क्रिटिसिज्म भी क्या क्या था वो भी। तो दो तीन क्रिटिसिज्म और दो तीन आप इसके फीचर्स याद कर सकते हैं। तो वेल्थ डेफिनेशन के जो फीचर्स हैं वो क्या है वो देखिए। एडम स्मिथ वाज अ व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद अ प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। इन्होंने दो चीज बोला कि वेल्थ कहाँ से आए और उसको वेल्थ का इस्तेमाल कैसे करें, इस पर जो है इकोनॉमी को सोचना चाहिए, या कोई भी अर्थव्यवस्था को या कोई भी इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी सिस्टम को सोचना चाहिए कि हम वेल्थ कहाँ से गेट करें, कहाँ से पैसा लाएं और उसका पैसा का इस्तेमाल कैसे करें। जो पैसा को लाता है और उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करता है वो अगर सही तरीके से हो तभी जो है इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। He was interested mainly in studying the ways by which the wealth of all the nation could be increased। उनका यही मानना था कि ये ज्यादातर यही बोलते थे, इनका स्टडी भी यही बोलता है कि ज्यादातर फोकस था कि किस तरीके से ये इकोनॉमिक्स में स्टडी करें या किन किन चीजों पर जोर दिया जाए जिसके थ्रू जो है एक कंट्री का जो वेल्थ है वो निकल कर आए। तो इनका मेनली फोकस था कि कोई भी नेशन का जो वेल्थ है वो कैसे इंक्रीज हो पाए। क्लियर। आगे आते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में इट हैज इग्नोर्ड द हायर वैल्यू ऑफ लाइफ। इन्होंने सिर्फ मनी के ऊपर ध्यान दिया, वेलफेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि भाई हैप्पीनेस क्या होगा, एक तरीके से वेलफेयर किस तरीके से चीजें लेकर चलेंगी, ठीक है, उन पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मनी पर ध्यान दिया। ये मानना था क्रिटिसिज्म करने वालों का। ठीक है। नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ। वेल्थ इन्होंने बोला कि सिर्फ वेल्थ मनी है, तो हमेशा वेल्थ मनी नहीं हो सकता है। ठीक है। मनी के अलावा भी जैसे हेल्थ है, अगर आपका अच्छा एजुकेशन है अच्छा आपके देश में, तो वो सब भी एक तरीके से आपका वेल्थ के तरीके से देखा जा सकता है, जो कि इन्होंने नहीं बोला था। रिड्यूस मैन टू द सेकेंडरी प्लेस। इन्होंने क्या किया था कि इंसान को सेकेंडरी प्लेस पर रखा था, पहला प्लेस पर इन्होंने मनी को रखा था, वेल्थ को रखा था, है कि नहीं। वेल्थ से एक तरीके से लोगों का वेलफेयर होता है, ये बात बोली गई है। तो ये एक तरीका क्रिटिसिज्म देखने को मिला। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, कि स्कार्सिटी की कमी की प्रॉब्लम को, कि जो कमी होता है, स्कार्सिटी होता है किसी भी चीज का, वो चीज इन्होंने इग्नोर करी है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट जो क्रिटिसिज्म है वो भी देखने को हमें यहाँ पर मिलता है एडम स्मिथ के द्वारा। क्लियर। अब आते हैं जो दूसरा जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दिया गया, वेलफेयर या फिर वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया गया, किसके द्वारा आपको देखने को मिलेगा। कौन है भाई ये, आपको अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा जो है वो वेलफेयर के हिसाब से इन्होंने बोला भाई कि जो एडम स्मिथ बोल रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल ने बात बोली कि वेलफेयर के हिसाब से इकोनॉमी को एक तरीके से बढ़ना चाहिए, कि जिस इकोनॉमी में वेलफेयर ज्यादा अच्छे तरीके से, वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई जहाँ ज्यादा अच्छे तरीके से की जा रही है, जहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक है, वो इकोनॉमी ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। क्योंकि वेलफेयर जो चीजें होती है वो कौन प्रोवाइड करती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज है ना, कि आपके देश में अगर नेता वगैरह पॉलिटिक्स वगैरह ठीक है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स बिल्कुल भी ठीक नहीं, तो वहां पर एक तरीके से वेलफेयर की संभावना बहुत कम है। लेकिन इंडिया जो है वहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो इन्होंने यही बात बोला कि पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ मैन इन अ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। उन्होंने ये बोला कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ये इकोनॉमी नहीं बोलते थे, ये क्या बोलते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स एक स्टडी है मैन के बारे में, कि वो जो भी बिजनेस कर रहा है वो कितना वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट हिज इनकम एंड हाउ ही यूज। इन्होंने ये बोला कि इंसान को ये सोचना चाहिए कोई भी इकोनॉमी में कि वो इनकम कहाँ से जनरेट करे, कोई भी बिजनेस करके या कोई भी तरीके से, और उसको यूज कैसे करे, उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, उस पर जो है सेंट्रल जो पॉइंट होना चाहिए वो देखने को मिलेगा। ठीक है।
It examines the part of individuals and social action which is most closely connected and attainment and use of material requisite. इन्होंने बोला मटेरियल चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर लोगों के पास चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से अवेलेबल है, मतलब वो देश जो है वहां पर इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो देखने को मिल रहा है। Thus, it is on the one side a study of wealth and on the other side more important side is the part of a study of a man. इन्होंने बोला कि वेल्थ के बारे में आप स्टडी तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो भी आपकी इकोनॉमी में जितने भी इंसान रह रहे हैं उनकी भी स्टडी करके चलिए, क्योंकि वेल्थ ही काफी नहीं है, जो इंसान की वेलफेयर भी साथ ही साथ होनी चाहिए। तो इन्होंने साथ ही साथ बोला कि वेल्थ के साथ साथ क्या होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर इन्होंने वेलफेयर पर ध्यान दिया। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। लेकिन इन्होंने दो चीज बात और बोली कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है भाई, और क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा क्रिटिसिज्म भी दिया गया, मतलब उनका क्रिटिसाइज भी किया गया उनको, और उन्होंने इंपॉर्टेंट फीचर्स भी बताया। तो इन्होंने क्या बताया इंपॉर्टेंट फीचर्स की, मैनकाइंड पर, इंसान को किस तरीके से इकोनॉमी में ट्रीट किया जा रहा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम स्टडी करना चाहिए ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ऐसा बिजनेस ऑफ लाइफ जो कि डायरेक्टली जो है पॉपुलेशन को या फिर जो लोगों को है या मेन को जो है वो एक तरीके से जो है वो देख पाए उसके बारे में। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, उन्होंने ये बोला कि मटेरियल के वेलफेयर के बारे में स्टडी करना चाहिए, कितने लोगों के पास कितनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, क्या उनका यूज करके वो सही तरीके से चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। एम्फसाइज ऑन द रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, वेलबींग के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वहां पर इंसान जो रह रहे हैं वो सही से तरीके से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्होंने बोला कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं किया था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को। वैसा एक्टिविटी होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे पैसा वगैरह कमाया नहीं जाता, जैसे कि आप मान लो गुरुद्वारा जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें एक तरीके से जो है वो चीजें आपको सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन वो वेलफेयर प्रोवाइड नहीं करती, इनका ये मानना था। वेलफेयर कौन प्रोवाइड करेगा, इनका ये मानना था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो एक तरीके से वेलफेयर जो है लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकती है। ये चीज इन्होंने ये बात बोली थी अपने तरफ से इकोनॉमिक एज अ वेलफेयर में। क्रिटिसिज्म भी किया गया, इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस मान ली, इन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स को जो है बोला था कि इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस, तो जिसके वजह से इनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी बोला कि इकोनॉमिक्स को एज अ सिर्फ सोशल साइंस हम लोग नहीं देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इनको एक तरीके से नकारा था। इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, इन्होंने बोला क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए इसके तरीके से। भाई इन्होंने क्लासिफाई कैसे किया कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक्सक्लूड कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। इन्होंने मटेरियलिस्टिक वाली चीजों को लेके आ गया कि मटेरियल्स ज्यादा अवेलेबल है लोगों में, तो एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है। रेस्ट्रिक्टिव स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स उतने अच्छे तरीके से नहीं किया था। वेग कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर, और मटेरियल वेलफेयर पर ज्यादा ही कुछ ध्यान दे दिया गया इनके द्वारा, जो कि आपको देखने को मिलेगा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। क्लियर, तो दो चीज समझ में आ गया हमें। तीसरा जो डेफिनेशन दिया गया वो स्कार्सिटी के ऊपर, ये क्या क्या बोला इन्होंने भाई, कौन से, रॉबिन्स ने। तो रॉबिन्स ने ये बात बोला कि ठीक है कि भाई यार देखो इकोनॉमिक्स में जो है वो हम लोग वेलफेयर और वेल्थ के हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ध्यान देना चाहिए स्कार्सिटी में। और स्कार्सिटी जितना ज्यादा अच्छे तरीके से जो इकोनॉमी समझ पाएगा, सिंपल सी बात है कि अगर इकोनॉमी में कमी को डिनोट कर पा रहे हैं हम कि भाई यहाँ पर कमी है, तो उसी चीज का प्रोडक्शन करके चलेंगे और हम लोग इकोनॉमी को सही ट्रैक पर ले जा सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, एक साइंस है विच स्टडी, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है एज ए रिलेशन बिटवीन द एंड एंड द स्कार्स मीन्स। इन्होंने यही बोला कि कोई भी चीज का एंड मीन्स क्या है भाई, ठीक है, तो उसका अंतिम किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए, और किस चीज की कमी है, स्कार्सिटी कैसे है, और उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस और कितने कितने हैं। ठीक है, इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस को भी समझने के बारे में यहाँ पर बात किया गया। मतलब इनका सीधा सा मतलब था कि स्कार्सिटी को आप दूर कीजिए अपनी इकोनॉमी से, क्योंकि स्कार्सिटी कौन से प्रॉब्लम को जन्म देता है, चॉइसेस की प्रॉब्लम को जन्म देता है। क्योंकि जब भी आपके इकोनॉमी में स्कार्सिटी होगी तो आपके पास चॉइसेस कम होंगी, और चॉइसेस कम होंगी तो लोगों को दिक्कत हो सकता है, उनको रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, उनका एंड यूजेस प्रभावित हो सकता है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इनके लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, लियोन रॉबिन्स ने, कि हम लोगों को ध्यान किस पर देना चाहिए, स्कार्सिटी पर ज्यादा ध्यान देकर चलना चाहिए। उसके बाद आगे देखा जाए तो फीचर्स क्या क्या है भाई, जो स्कार्सिटी के ऊपर इन्होंने किस पर ध्यान दिया कि अनलिमिटेड वांट्स है लोगों का, उस पर ध्यान केंद्रित करो भाई, कि लिमिटेड वांट्स तो है ही नहीं, इंसान जो हमेशा कुछ ना कुछ जो है उसको वांट्स रहता ही रहता है। स्कार्स मीन्स चीजों की कमी के ऊपर ध्यान दिया जाए। ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या क्या, जैसे मिल्क है, मिल्क का इस्तेमाल जो होता है वो एक तरीके से
घी बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है, कर्ड बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो उन चीजों पर ध्यान देखा जाए ताकि चीजों की कमी ना हो। स्कार्सिटी एज अ साइंस, और या सॉरी इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, और इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बोला, साइंस। साइंस किस पर बेस्ड है, फैक्ट्स के ऊपर। तो आप फैक्ट्स के ऊपर काम कीजिए, जिस चीज की कमी है उसके ऊपर काम कीजिए, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि इकोनॉमी में जो है चीजों की कमी ना रहे। तो ये इन्होंने स्कार्सिटी के हिसाब से डेफिनेशन दिया भाई, है कि नहीं। तो ये चीज याद रखना है। इनका कुछ क्रिटिसिज्म भी था, क्या, किसके, स्कार्सिटी से रिलेटेड, जो लियोन रॉबिन्स ने दिया। स्कार्सिटी के ऊपर क्रिटिसिज्म क्या था कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला कि रिगार्ड इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस ओनली, कि ये बोला कि इकोनॉमिक्स को सिर्फ पॉजिटिव साइंस के तरीके से हम लोग रिगार्ड नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव साइंस देखो क्या होता है, दो साइंस होता है, एक पॉजिटिव साइंस होता है, एक नॉर्मेटिव साइंस होता है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं और एक नॉर्मेटिव बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स से चीजों को लेकर चला जाता है। ठीक है, मतलब क्या कि हम प्रॉपर फैक्ट्स दे रहे हैं कि भाई ये होने वाला है, इसी चीज की कमी है, इसी के ऊपर काम कीजिए। जो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मान लो कि कोई इकोनॉमिस्ट ने ओपिनियन दिया कि आने वाले समय में हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। ठीक है, ये बात बोली कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, लेकिन किसी पर ध्यान ध्यान नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या है कि चीजों को ध्यान देकर चलना चाहिए। ठीक है, हमें दोनों चीजों, दोनों इकोनॉमिक्स पर ध्यान देना चाहिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर भी और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो कि साइंस के तरीके से काम करता है। सिर्फ हम पॉजिटिव के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हैं, हम लोग को ओपिनियन भी, क्योंकि जो एक्सपीरियंस पर्सन रहता है वो अपने हिसाब से चीजें ला सकती हैं। तो इनका एक तरीके से बोला गया पॉजिटिव साइंस नहीं होना चाहिए। इन्होंने और इकोनॉमिक्स ने क्या बोला कि ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फैक्टरिंग प्राइस ओनली। इन्होंने क्या बोला, सिर्फ प्रोडक्ट और प्राइस पर ही ध्यान दिया गया इनके द्वारा कि भाई प्रोडक्ट की कमी हो गई, प्राइस की कमी हो गई, या फिर सॉरी प्राइस जो अधिक हो गया, तो उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित है, सिर्फ स्कार्सिटी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर बोला गया स्टैटिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक का स्टैटिक डेफिनेशन दिया गया, एक ही जैसा इकोनॉमिक्स की। डायनेमिक नहीं हो सकता है, हो सकता है भाई स्टैटिक, मतलब जैसे इकोनॉमी है वैसे आप लोग देखिए स्कार्सिटी को देखकर वर्क करते चलिए, मतलब स्टैटिक तरीके से काम कर रहे हैं। डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक तरीका होता है अलग अलग तरीके से आप इकोनॉमी को देख सकते हैं और चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। तो उसके बारे में बात किया गया। फिर लास्ट में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में नॉट ऑलवेज अराइज फ्रॉम द स्कार्सिटी। बहुत सारे ने क्या बोला, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है स्कार्सिटी की वजह से ही एक तरीके से नहीं निकल के आ सकता, बहुत सारी चीजें जिनसे स्कार्सिटी जो निकल के आ सकता है। ठीक है, ये भी चीज है जो कि आपको देखने वाली बात है। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इनका एक तरीके से विरोध किया। अब आते हैं फोर्थ वाला, जो कि ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया गया। इन्होंने क्या बोला, सैमुअल्सन ने बोला कि भाई हम लोगों को इकोनॉमिक्स को कैसे देखना चाहिए, एक तरीके से ग्रोथ ओरिएंटेड के हिसाब से देखना चाहिए। इकोनॉमी में अगर ग्रोथ ज्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है तो इकोनॉमी जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो बोला गया इनके द्वारा, ये पूरा लाइन है इन्हीं के द्वारा बोला गया, कौन, सैमुअल्सन के द्वारा। तो बोला गया इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी हाउ अ मैन एंड द सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी। इन्होंने बोला कि एक जो इंसान है, जो वो अपने सोसाइटी में जितनी भी सारी चीजें हैं उसमें से वो किस तरीके से चीजों को एक तरीके से चूज करे, यूज करके मनी या फिर बिना यूज करके मनी। ठीक है, यूज करे या फिर ना करे उसके हिसाब से। टू एम्प्लॉय द स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ताकि जो स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेस हो रहा है और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से, स्कार्सिटी में तो चीजों की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ऑल्टरनेटिव जो यूजेस हैं, जैसे मिल्क की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। मिल्क की वजह से, मिल्क का इस्तेमाल करके घी, बटर, ब्रेड ब्रेड बोल रहा हूँ, बिस्किट्स वगैरह सारे बनाए जाते हैं। तो उनको ध्यान देते हुए वो किस तरीके से चीजों का यूज करें, मनी का इस्तेमाल करके, वो इंपॉर्टेंट है। टू प्रोड्यूस द वेरियस कमोडिटी, और एक तो यूज करना और दूसरा कि बिजनेसेस कैसे उसको प्रोड्यूस कर पाए ओवर द टाइम, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर पाए और उसको कंज्यूम कैसे कर पाए, ताकि जो वेरियस ग्रुप ऑफ सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो ये भी चीज आदमी बोला गया यहाँ पर, है कि नहीं। तो इन्होंने यही बात बोला और लास्टली ये बात बोला कि एनालिसिस द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एंड इंप्रूव द पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कि हम लोगों को कॉस्ट भी देखना पड़ेगा, लागत कितना है भाई, कि किसी भी चीज को बनाने में कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका बेनिफिट क्या है, क्या उसका बेनिफिट सोसाइटी को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसी हिसाब से रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है वो करना चाहिए। तो ये सैमुअल्सन के द्वारा ग्रोथ का डेफिनेशन जो है वो दिया गया। इनका मेन फीचर्स क्या था भाई, इन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर ध्यान दिया। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर, कि भाई हमें लॉन्ग टर्म पर ध्यान देना चाहिए रादर देन द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी कैसे काम करना चाहिए, हमेशा हर एक चीज में अगर लॉन्ग टर्म आप देखोगे तो इकोनॉमी को ज्यादा अप्रोच होना चाहिए। इन्होंने स्टैटिक नहीं देखा, जैसे कि इसके पहले कौन थे भाई जो कि एक तरीके से स्टैटिक पर ध्यान दे रहे थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने सैमुअल्सन ने क्या बोला कि एक तरीके से हम लोगों को ध्यान देकर नहीं चलना है स्टैटिक तरीके से, डायनेमिक तरीके से सारी चीजों पर ध्यान देकर चलना है वो चीज।
यूनिवर्सल नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ऐसा इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर ध्यान देना जिसका एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और उसी के ऊपर काम करना है। कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिया, उनका ब्रॉडर जो पर्सपेक्टिव हो वो देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ये फीचर्स था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि आपको देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया। आगे थोड़ा सा इसमें और थोड़ी सी चीजें, पहली बात तो आपको याद रखना उसमें कि किन तरीके से चीजों को एक तरीके से एनालाइज किया गया और खास कर किन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है आपको, कि किन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है भाई। ये देखिए आपको कौन कौन से, कि वेल्थ के हिसाब से डेफिनेशन किसने दिया भाई, ठीक है, वेलफेयर के हिसाब से डेफिनेशन किसने दिया भाई, स्कार्सिटी के हिसाब से डेफिनेशन किसने दिया भाई, और ग्रोथ के हिसाब से डेफिनेशन किसने दिया। ये करने के बाद सबके फीचर्स और क्रिटिसिज्म याद रखिएगा। आपको सैमुअल्सन ग्रोथ वाला जो डेफिनेशन है उसको आप लोग, ग्रोथ का जो क्रिटिसिज्म है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सारे का जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बताते हैं दो तरीके के डिफरेंसेस आपके दिए गए हैं आपके बुक में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अगर आप इकोनॉमिक्स को स्मॉलर लेवल पर पढ़ रहे हो, मान लो किसी राम बंदा या फिर जो श्याम बंदा है उसका जो है इकोनॉमिक की भाई वो कितना कमा रहा है, खा रहा है, किस तरीके से चल रहा है, तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम कंट्री को बड़े लेवल पर स्टडी करते हैं, कंट्री में बड़े लेवल को स्टडी करते हैं, तो वो चीज हमारा क्या हो जाता है, एक तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आगे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसने बोला गया पहला पॉइंट है स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, इसमें इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। इसका टूल क्या है भाई, इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई, की एक आदमी कितना डिमांड कर रहा है, एक आदमी कितना सप्लाई कर रहा है। तीसरा क्या, एम्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि इसमें प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है भाई, और कितने तरीके से किस किस तरीके से वो प्रोडक्शन कर रहा है इंसान, उसके बारे में हम लोग स्टडी करके चलते हैं। लिमिटेड एग्रीगेट डिग्रीज होता है इसमें लिमिटेशन होता है क्योंकि हर एक बंदे के बारे में अलग अलग जो बिहेवियर होता है उनका। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, एक इंसान, एक इंडिविजुअल कितना सेव करके चल रहा है। ठीक है, वो सब सारी चीजें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़कर चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, स्टडी द इकोनॉमिक एज अ होल, उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स को एज अ होल पढ़कर चलते हैं। टूल्स क्या है इसमें, एग्रीगेट डिमांड की एडी और एग्रीगेट सप्लाई एएस, दोनों देखकर हम लोग चीजों को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। एम है डिटरमाइनिंग द इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। एम क्या करता है भाई, कैसा इनकम है, ठीक है, और उसका एम्प्लॉयमेंट लेवल किस तरीके का, उन चीजों को ध्यान देकर चल सकते हैं। हाईएस्ट एग्रीगेशन डिग्री होता है, इसमें लिमिटेड होता है, इसमें एग्रीगेशन पूरा सब लोगों को साथ में लेकर चला जाता है कि नहीं। एग्जाम्पल क्या, नेशनल आउटपुट क्या है भाई, देश का इनकम कितना है, देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और भी सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ घट रहा है। तो हम लोग ये थोड़ी बोलेंगे कि एक आदमी अगर एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया या फिर घट गया, है कि नहीं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। अगर देश के रोजगार के बारे में पढ़ना है तो हमें पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया आपको। ठीक है, सारी डेफिनेशन, और इसके बाद जो होगा हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे बहुत शानदार तरीके से। ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, इस पूरे साल, और जो इसका पीडीएफ होगा वो एक तरीके से आपको कहाँ देखने को मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तब लोग जरूर वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, और जल्द ही चैप्टर नंबर 1 जो होगा वो आपका कॉमर्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, तब लोग उसको भी देख कर चलिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।